इस वक्त की बड़ी खबर के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया है। वो अब 15 सितंबर तक ईडी डायरेक्टर के पद पर बने रहेंगे। कोर्ट ने कहा है कि आगे कोई भी सेवा विस्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि केंद्र ने 15 अक्टूबर तक का एक्सटेंशन मांगा था। डिटेल के साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा को सेवा विस्तार तो दे दिया है, लेकिन एफएटीएफ रिव्यू को बड़ा आधार इसमें माना गया है। साथ में उन्होंने ये भी जोड़ दिया है कि अब आगे किसी विस्तार की संभावना ना देखी जाए। देखिए, इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर को दिए गए तीसरे एक्सटेंशन को अवैध बताया था। उन्होंने 31 जुलाई तक रिटायर होने के निर्देश दिए थे, लेकिन ठीक बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। केंद्र सरकार ने दलील दी कि उनका फिलहाल बने रहना जरूरी है, क्योंकि अभी फाटफ का रिव्यू चल रहा है। फाटफ एक ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी है जो कि भारत का रिव्यू कर रही है। उस रिव्यू के आधार पर भारत की इमेज जो है, इमेज के ऊपर असर पड़ेगा। तो इनका अभी बने रहना बहुत जरूरी है और इनको 15 अक्टूबर तक का समय दिया जाए। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या आपके पास कोई भी ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है जो इन्हें रिप्लेस कर पाए, क्यों आप बार बार इन्हीं के नाम को सजेस्ट करें। लेकिन फिर भी सरकार की जो दलील थी उसको मानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक इनको मोहलत दे दी है। 15 सितंबर तक ये बने रहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये भी लिख दिया कि इसके बाद कोई भी विस्तार इनको नहीं दिया जाएगा। 15 सितंबर को इनको रिटायर होना होगा। जी, बहुत शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। तो क्यों यहाँ पर संजय मिश्रा को एक्सटेंशन दिया गया है, सरकार की क्या दलीलें थी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन तो दे दिया है, लेकिन क्या राइडर्स लगाएं, बता रहे थे असीम। बहुत शुक्रिया असीम इस जानकारी के लिए। लेकिन फिलहाल ईडी डायरेक्टर का जो सेवा विस्तार है वो कर दिया गया है सितंबर तक। आगे बढ़ते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी उबाल पर है। आज राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जोरदार हमला करते हुए क्विट इंडिया का नया स्लोगन दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अंग्रेजों को हटाने के लिए महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया का ऐलान किया था, उसी तरह वक्त आ गया है कि विपक्ष ने जो अपना पाप धोने के लिए नाम बदला है, उसके खिलाफ क्विट इंडिया आंदोलन शुरू किया जाए। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। यूपीए इधर लोगों को याद ना आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। आपको याद होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। सिमी बन गया PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नाम नया, नाम में फिर इंडिया, लेकिन काम वही पुराना। इधर राजस्थान में ही प्रधानमंत्री मोदी ने लाल डायरी के बहाने गहलोत सरकार को भी घेर लिया। उन्होंने कहा कि लाल डायरी में कांग्रेस के काले कारनामे छिपे हुए हैं। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे।
तो इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी लाल डायरी को लेकर प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लाल डायरी जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो इस पर राजनीति क्यों? असली लूट तो आपने लाल सिलेंडर को 11,500 रुपये का करके मचा रखी है। लूट मचा रखी उन्होंने लाल सिलेंडर को। सिलेंडर का रंग लाल है, वो डायरी का रंग लाल बता रहे, मैं बता रहा हूँ असली तो ये है आपके सामने। मैंने सुना लाल टमाटर जो है वो 150 किलो रुपये हो गया है। लूट उन्होंने मचा रखी है, वो लाल टमाटर है। प्रधानमंत्री जी को बजाय लाल डायरी की बात करनी, जो कपूर कल्पित डायरी है, कोई डायरी है ही नहीं, उसको लेकर राजनीति हो रही है। उसके बजाय तो उनको चाहिए असलियत पे आए, लाल टमाटर लाल है। और महंगाई की मार से आमदनी जो खत्म हो रही है, तो गुस्से में लोगों का चेहरा लाल हो गया है। उसकी बात करते भाई कैसे मैं इनको राहत दिलाऊं, वो बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र राशि को भी समर्पित किए। पीएम ने किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त को जारी किया। देश भर के 8.5 लाख किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा पीएम मोदी ने सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड भी लॉन्च किया। पीएम मोदी ने राजस्थान के लिए कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इधर मणिपुर के मुद्दे पर आज भी संसद में दोनों सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसद मणिपुर हिंसा के विरोध में आज संसद में काले कपड़े पहनकर पहुंचे। लोकसभा शुरू होते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सांसद तख्तियां लेकर पहुंचे और प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आके कुछ तो बोलो, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो जैसे नारे लगाए। तो एनडीए के सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, तो विपक्षी सांसदों ने इंडिया इंडिया के नारे रखे। विपक्षी सांसदों ने लंच के बाद सदन से वॉकआउट भी किया। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने विपक्षी सांसदों के काले कपड़ों पर जमकर हमला बोला। जिनके मन में काला है, जिनके तन में भी आज काला है, क्या छुपा है इनके दिल में? क्या दिल में काला है? क्या शब्दों के बोल में काला है? क्या काला धन छुपा रहे हैं अपने इन कपड़ों में? क्या कारनामे हैं इनके जो दिखाना नहीं चाहते और छुपाना चाहते हैं? वैसे तो आज के दिन काले कौवे भी इन पर आकर्षित होने लग गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। काला कपड़ा, काला काम नहीं सहेगा हिंदुस्तान। एक तरफ संसद में हंगामा जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक तल्खी भी अब बढ़ती दिख रही है। क्या राजनीतिक लड़ाई अब दुश्मनी पर आ गई है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर राजनीतिक लड़ाई दुश्मनी पर आई। और अब बात करेंगे बारिश की। महाराष्ट्र में आज जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है। मुंबई में रेड अलर्ट है। मुंबई में रात भर से धीमे धीमे बारिश हो ही रही थी, जिसने सुबह काफी जोर पकड़ लिया, जिसके बाद रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से रफ्तार भी धीमी हो गई है। ठाणे के लिए भी रेड अलर्ट है। मुंबई में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को और साथ में कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। गोवा में भी भारी बारिश हो रही है और वहां पर भी आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। इधर इस बार दक्षिण भारत में भी हाहाकार मचा हुआ है। तेलंगाना के कई जिलों में 15 फीट तक पानी भर गया है। तेलंगाना में भी रेड अलर्ट है। केरल में भी हालात खराब हैं, तो वहीं पहाड़ पर यानी उत्तराखंड और हिमाचल में भी भारी बारिश हो रही है। अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब तक हिमाचल में 19 पुल बाढ़ में बह चुके हैं, जबकि भारी बारिश से 34 पुलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच चुका है। नोएडा के हिंडन नदी में काफी उफान है। इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। तो आइए अब कुछ आंकड़ों में देख लेते हैं कि इतनी बारिश हो रही है, उससे देश भर का हाल क्या है, कहां कितनी बारिश हुई है। एक नजर डालते हैं देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त बारिश के क्या हाल हैं, आपको बताते हैं। ये देखिए, सबसे ज्यादा बारिश हुई है गुजरात के अंदर, जहां अब तक 611 mm पानी गिर चुका है। और यह आंकड़ा जो है वो 1 जून से 26 जुलाई के बीच का है।
और देखिए गुजरात में अगर आप प्रतिशत में देखेंगे तो 90% अब तक सामान्य से ज्यादा बारिश झेल चुका है ये राज्य। वहीं राजस्थान में 333 mm बारिश हुई है और सामान्य से 77% बारिश अब तक इस राज्य में हो गई है। हिमाचल में 528 मिलीमीटर बारिश है जो कि करीब करीब 70% ज्यादा है सामान्य से। दिल्ली में भी अब तक 40% ज्यादा पानी गिर गया है और इन कई राज्यों में तो रिकॉर्ड टूट गए हैं जुलाई में बारिश के। महाराष्ट्र में 524 मिलीमीटर बारिश हुई है जो सामान्य से 9% ज्यादा है क्योंकि यहां ऑलरेडी बारिश काफी ज्यादा होती है। मध्य प्रदेश में 426 mm बारिश हुई है और यहां पर भी अब तक यानी 1 जून से 26 जुलाई तक 8% सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। दक्षिण के में भी अब बारिश जोर पकड़ रही है और वहां का भी डेटा जुड़ेगा इनमें लिस्ट में, लेकिन हाल फिलहाल अच्छा अब एक भारत में किस इलाके में कितनी बारिश हुई है वो देख लेते हैं। तो उत्तर पश्चिम भारत का वो इलाका है जहां गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश का एक हिस्सा आ गया, महाराष्ट्र आ गया। यहां पर सामान्य से 34% अब तक ज्यादा बारिश हो चुकी है। दक्षिण भारत में हालांकि राज्यों में अभी हम देख रहे हैं तेलंगाना में बारिश है, केरल में है, लेकिन वो अभी शुरुआत हुई है उस बारिश की। तो ये जो आंकड़ा है 26 जुलाई तक का, वहां सामान्य से 2% का डेफिसिट है। मध्य भारत में सामान्य से 14% ज्यादा बारिश हो चुकी है 1 जून से 26 जुलाई के बीच। और अगर हम उत्तर पूर्व की बात करें तो वहां इस वक्त देश में सबसे कम बारिश हुई है जो कि सामान्य से करीब 25% तक कम है। तो कुछ इलाकों को छोड़ दे तो बाकी इलाकों में सामान्य से काफी ज्यादा बारिश है और जुलाई की जहां तक बात है कई जगह रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है और तस्वीरें उनकी गवाह हैं जो रोज हम आपको दिखाते हैं। चलिए तो बारिश के अपडेट के बाद अब मार्केट का अपडेट ले लेते हैं। जुलाई एक्सपायरी के दिन आज बाजार में उतार चढ़ाव रहा और बाजार आखिर में गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स आज 440 अंक गिरा और 66,267 पे जाके टिका। तो निफ्टी 118 अंक गिरकर 19,660 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी फार्मा, रियल्टी, पीएससी शेयरों में रही। तो ऑटो, एनर्जी, बैंकिंग शेयरों में आज दबाव का दिन था। और ब्रेक लें उससे पहले आपको बताएं कि आज कंज्यूमर अड्डा में हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। तो देखिए आज का विषय काफी खास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी जोरदार चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन साथ ही साथ इसके रेगुलेशन का मुद्दा भी अब जोर पकड़ रहा है। भारत में भी TRAI ने इसके रेगुलेशन के लिए जोरदार आवाज उठाई है। तो AI रिवॉल्यूशन, कैसे होगा रेगुलेशन, इसी पे आज करेंगे बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ आज के कंज्यूमर अड्डा में। बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और आपके काम की बात। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई में अब कुछ ही दिन बचे हैं और इसलिए हम आपके लिए लाए हैं खास सीरीज अपना ITR खुद भरो। इस एपिसोड में आपको टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली बता रहे हैं कि आप कैसे अपना ITR फॉर्म चुन सकते हैं। अगर आप अपना खुद इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरना चाहते हैं तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म उपयोगी है। इसके में हमारी मदद करेंगे हमारे टैक्स गुरु शरद कोहली साहब। कोहली साहब, सबसे पहले मुझे लगता है कि लोगों के पास सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म हमारे लिए काम का है, इसको कैसे चुने, क्योंकि कई सारे इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म होता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कंप्यूटर पर जाना है और वहाँ पर आपको देखना है, एक वेबसाइट खोलना है। उस वेबसाइट का नाम है incometax.gov.in। ध्यान रखिएगा, इससे मिलती जुलती कई सारी वेबसाइट है, किसी दूसरी वेबसाइट पर अपने डिटेल मत डालिएगा। इस वेबसाइट पर आप जाइए। इस वेबसाइट पे जाएंगे आप तो यहाँ पे आप देखिए इंडिविजुअल HUF दिखेगा, इसको क्लिक करेंगे, सैलरीड एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे जब आएंगे तो आपको दिखाया जाएगा कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा उपयोगी है। इसमें मैं बता दूं कि कैसे आप इसको चुन सकते हैं। इसमें देखिए ये आपका रहा सहज फॉर्म, ये ITR 1 है जिसको सहज फॉर्म कहते हैं। ये सहज फॉर्म, इसमें दिया गया जैसा सैलरी से आमदनी हो रही हो, पेंशन से हो रही हो, 1 हाउस प्रॉपर्टी से आमदनी हो रही हो, दूसरे इनकम हो रहे हो, एग्रीकल्चर इनकम हो 5,000 तक, तब आप जो है इस फॉर्म को भरिए और आपकी आमदनी 50 लाख रुपए सालाना तक होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों कोहली साहब, इसमें कुछ और ध्यान रखना चाहिए? हाँ बिल्कुल, इस फॉर्म को सिंपल बनाया गया है और ये जो बॉक्सेस बनाए गए हैं ये खुद ही एक तरह से पहचान बन जाता है। यानी कि सैलरी से इनकम है 50 लाख से कम है, 1 हाउस प्रॉपर्टी है और आपकी अदर सोर्सेज से इनकम है और अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो 5,000 रुपए से कम की है। तो एक दूसरा फॉर्म है वो है ITR 2। अगर उस कैटेगरी में आप नहीं आते हैं तो आप ITR 2 फॉर्म को देखिए। इसमें क्या किया गया है, इसमें अगर ITR 1 में नहीं आते हैं
तब इसको भर सकते हैं। इसमें सिर्फ यह है कि बिजनेस और प्रोफेशन से आपकी आमदनी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आपकी कैपिटल गेन वगैरह से इनकम है, हाँ। तो आपके लिए ITR 2 है, या आपकी 50 लाख रुपए से ऊपर इनकम जा रही है तब आप ITR 2 लेंगे। पर सवाल शर्त यह रख दिया है कि बिजनेस और प्रोफेशन से आमदनी नहीं होनी चाहिए, यानी कि कैपिटल गेन से है, 50 लाख से ऊपर सैलरी से है, और बाकी सब इनकम आपकी इसमें। अगर कोई शेयर बाजार से आमदनी कर रहा हो तो? शेयर बाजार से आमदनी दो तरीके की होती है। अगर आप इसको कैपिटल गेन की तरह दिखा रहे हैं तो ITR 2 लगेगा, और अगर आप इसको बिजनेस प्रोफेशन की तरह दिखा रहे हैं तो फिर ITR 3 में चले जाए। ITR 3 में। तो आइए ITR 3 देखते हैं। ये रहा ITR 3, और इसमें भी यहाँ पे साफ तौर से बताया गया है कौन ITR 3 के लिए एलिजिबल है। लिखा गया ITR 1, ITR 2, और या फिर ITR 4 में आप नहीं आते हैं तब ITR 3 आपके लिए। और जैसा ही कोहली साहब ने बताया, अगर बिजनेस और प्रोफेशन से आपकी आमदनी है तब आपको इस कैटेगरी में आना चाहिए। इसमें क्या ख्याल रखना चाहिए कोहली साहब? इसमें लक्ष्मण ये देखना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी से भी होती है और छोटा मोटा बिजनेस भी चला रहे हैं, तो उन लोगों के लिए फिर ITR 3 अप्लाई हो जाता है। एक और ITR फॉर्म है जो आम लोगों के पीछे बहुत प्रचलित है, इसलिए इसका नाम भी रखा गया ITR सुगम। या ITR सुगम जो है ITR 4 है, और ITR 4 जो है LLP के अलावा बाकी सभी पे लागू होता है। ITR 4 का दायरा काफी ज्यादा बड़ा है। जो लोग प्रिजम्पटिव टैक्स में लाभ उठाना चाहते हैं, बिना खाते मेंटेन करे 6 से 8% तक अपनी इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं, उनके लिए ITR फ्लो सुगम रखा गया है। चलिए, तो मुझे लगता है इतना कुछ देखने के बाद आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा कि अपना ITR फॉर्म कैसे चुनें। और अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि ITR फॉर्म चुनने के बाद आप फॉर्म 26S और फॉर्म 16 का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बताएंगे अगले वीडियो में।